हेलो बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस चैनल पर डेरिवेशन सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके ऊपर जो बल आघूर्ण लगता है उसका आपको डेरिवेशन करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह एक समान होती है। और ऐसे वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं को, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं की मदद से दिखाते हैं। तो ऐसी जगह पर जहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और लगभग बराबर दूरियों पर होती है। और ये एरो जो है वो बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो इधर है। ठीक है, तो सभी वैद्युत बल रेखाओं को आप एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर अगर दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। इस वैद्युत क्षेत्र में आपने ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। इस वैद्युत क्षेत्र में आपने क्या रखा है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव। तो जब इस तरह के एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क जो काम करता है, उसको डिराइव करना है। तो इसके लिए आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। और आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या, जिसमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि अगर ये प्लस क्यू आवेश, ये सिरा धन क्यू आवेश का है और ये सिरा माइनस क्यू आवेश का है ना, ये माइनस क्यू आवेश है यहाँ पर। और इनको कोई नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं। और उस दूरी को हमेशा से हम लोग ये मानते आए हैं कि वो दूरी कितना होगा, 2L। इस दूरी को हम मान ले रहे हैं 2L। मान लीजिए इस वैद्युत द्विध्रुव का जो इसकी लंबाई है वो 2L है। तो जब इस तरीके से आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के साथ कुछ कोण बनाते हुए आप रखेंगे, जैसे ये कुछ कोण बनाती हुई दिशा में आपने रखा है, और मान लीजिए कि ये एरो अगर यहाँ से दिखा दे तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना है, थीटा। यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके साथ कितना कोण बना रहा है, तो थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, P = Q × 2L, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जो दिशा होती है वो किधर होती है, तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मतलब कि वेक्टर P जो है, ये वेक्टर P, इस वेक्टर P की दिशा ऐसे होगी, ये दिशा होगी वेक्टर P की, ये वेक्टर P की दिशा हो जाएगी। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखें कि उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के साथ कुछ कोण बनाता हो, तो ऐसे में इसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। और वो बल आघूर्ण क्यों कार्य करने लगता है, इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से हर एक आवेश पर बल लगता है। कितना बल लगता है, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये परिभाषा आपने पढ़ा था F/Q, यहाँ से आप अगर निकालेंगे F तो क्या आ जाएगा, Q × में E। यानी अगर कोई Q कूलाम का आवेश हो और उसको वैद्युत क्षेत्र E में रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो वैद्युत बल लगेगा वो इतना लगेगा, Q × में E। यानी किसी भी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में इतना बल लगता है। तो यहाँ पर भी ये आवेश और ये आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, तो इन दोनों पर भी ये इतना बल लगेगा, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आप जानते हैं कि ये जो बल की दिशा होती है वो किधर होती है, तो ये जो बल लगता है, अगर बात आप धन आवेश की करेंगे तो धन आवेश के ऊपर जो बल की दिशा होती है वो वही होती है जो कि तीव्रता की दिशा होती है ना। धन आवेश के केस में धन आवेश के ऊपर लगने वाले बल की दिशा और तीव्रता की दिशा एक ही होती है। लेकिन ऋण आवेश की अगर बात करें तो ऋण आवेश पर अगर बल इधर लग रहा है तो तीव्रता इधर काम करता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। ऐसा आपको मैंने एक डेरिवेशन में बताया था कि तीव्रता की दिशा को ज्ञात करने का क्या कन्वेंशन है, क्या रूल है। तो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है, अथवा ऋण आवेश पर लगने वाले बल की बिल्कुल विपरीत दिशा में तीव्रता की दिशा होती है। तो
तो इसका मतलब ये कि ये जो धन आवेश है इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, तीव्रता की दिशा में, और ये जो ऋण आवेश है इसके ऊपर किधर बल लगेगा, तो तीव्रता के बिल्कुल विपरीत दिशा में। और कितना बल लगेगा, तो बल बराबर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह एक समान है, क्योंकि हमने लिया हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हर जगह तीव्रता का मान सेम है। और रही बात आवेश की, तो जितना आवेश ये है उतना आवेश ये भी है। तो अगर ये दोनों आवेश भी बिल्कुल बराबर हैं तो दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का मान भी एक समान होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। और जब बात सदिश राशि की होती है तो आवेश चाहे माइनस में हो, आवेश चाहे प्लस में हो, हम लोग सिर्फ यहाँ पर प्लस ही लिखते हैं, सिर्फ परिमाण लिखते हैं। प्लस और माइनस से किस चीज पर फर्क पड़ेगा, तो सदिश राशि की दिशा पर प्रभाव पड़ेगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं कि इस दोनों आवेशों पर यानी धन आवेश पर और ऋण आवेश पर प्लस क्यू आवेश पर तीव्रता E के कारण लगने वाला बल, तो अगर उस बल को हम नाम दे दें क्या, F1, तो F1 इज इक्वल टू क्यू इंटू में E। इसी प्रकार से आप बोलेंगे, इसी प्रकार क्या कहेंगे कि माइनस क्यू आवेश पर तीव्रता के कारण लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू कितना, Q इंटू में E। लेकिन इन दोनों बलों की जो दिशाएं होंगी वो अलग अलग होंगी। क्यों अलग अलग होंगी, क्योंकि धन आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है वो तीव्रता की दिशा में होती है, जबकि ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा तीव्रता की विपरीत दिशा में होती है। तो इसका मतलब ये जो बल लगेगा वो तीव्रता की दिशा में होगी। तो तीव्रता की अगर ये दिशा है तो ये वाले बल की भी ये दिशा होगी। तो इस दिशा को हम यहाँ पर कैसे दिखा दें, तो ये हम दिखा दे रहे हैं इसको, एक सेकेंड, चलिए इसको हम दिखा दे रहे हैं एक अलग कलर से। ये है F1 की दिशा, है ना, वेक्टर F1 की दिशा, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा तीव्रता की दिशा में या उसी के समांतर। ऋण आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा है वो किधर है, वो तीव्रता के बिल्कुल विपरीत दिशा में, यानी कि इसके अपोजिट, ये वेक्टर F2 का डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर F1 का डायरेक्शन तीव्रता की दिशा में, जबकि वेक्टर F2 का जो डायरेक्शन है वो तीव्रता की विपरीत दिशा, क्योंकि ये ऋण आवेश पर लगने वाला बल है और ये धन आवेश पर लगने वाला बल है। इस प्रकार आपने ये देखा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक आवेश पर बल तीव्रता की दिशा में लगेगा और दूसरे आवेश पर बल तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा, और दोनों बलों का मान आपस में क्या होगा, बराबर। दोनों बलों का मान आपस में बराबर, लेकिन दिशा इनकी विपरीत है। तो अगर इनकी दिशाएं विपरीत हैं और मान दोनों का बराबर है तो इसका मतलब आप देखिए कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे मान लीजिए अगर यही वैद्युत द्विध्रुव हो तो इसको जब आपने ऐसे रखा है तो एक बल इसको इधर खींच रहा है और एक बल इसको इधर खींच रहा है, तो इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी इसके अंदर। तो जब भी किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल इस प्रकार लगे कि वो बल उसको घुमाने का प्रयत्न करे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी। अगर बराबर और विपरीत बल एक ही पॉइंट पर आगे पीछे लगे तो कुछ नहीं होगा, परिणामी बल 0 हो जाएगा और ये कोई घूर्णन गति कुछ नहीं करेगा, ये है ना। लेकिन अगर दोनों बल की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो, जैसे ये वाला जो बल लग रहा है और ये वाला जो बल लग रहा है तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत और परिमाण में भी बराबर है, तो बिल्कुल बराबर और विपरीत है, लेकिन देखिए इसकी क्रिया रेखा अगर देखेंगे तो ये इधर है और इसकी जो क्रिया रेखा है वो इधर है, तो दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच में एक डिफरेंस है ना यहाँ पर। तो जब भी कभी ऐसा केस आता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों बल मिलकर क्या बनाएंगे, बल युग्म बना लेंगे। वो बल युग्म इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा, अर्थात इसके ऊपर एक आघूर्ण कार्य करेगा, है ना। ये दोनों बल एक युग्म बना लेंगे, बल युग्म बना लेंगे, और वो बल युग्म इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहा है। तो आप इसी बात को ये कह सकते हैं कि दोनों बल युग्म इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण आरोपित करेंगे। बल आघूर्ण का मतलब घुमाने का प्रभाव, है ना। अच्छा, अब इसके लिए आपको देखिए, आप जानते हैं कि अगर ये दोनों मिलकर एक बल आघूर्ण बनाएंगे, अगर ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण बनाएंगे तो वो बल आघूर्ण निकलेगा कैसे। अगर दोनों बल मिलकर द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात बल आघूर्ण आरोपित कर रहे हैं, तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। वेक्टर टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर के फॉर्म में।
अगर वेक्टर के फॉर्म में हम न लिखें, सिर्फ परिमाण लिखें, अभी लास्ट में वेक्टर में लिख लेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू में आर, जहां पर आर क्या होता है, ये आर होता है दोनों बलों के बीच की या दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है दोनों बलों में से कोई एक बल, चाहे F1 लिखिए चाहे F2 लिखिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों बलों में से कोई एक बल आपको लेना है और गुणे उन दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक, चलिए, तो दोनों बलों में से कोई भी एक बल लिखेंगे तो वो तो आपको पता है Q इंटू ई, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है वो कितनी है। तो देखिए, इस क्रिया रेखा को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस क्रिया रेखा को भी आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इधर ऐसे, और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, तो ये जो है, ये जो लंबाई है, ये क्या है, इस क्रिया रेखा और इस क्रिया रेखा के बीच की ये लंबवत दूरी होगी। तो आपको इस दूरी का मान पता करना पड़ेगा, और इस दूरी का मान पता करने के लिए अब देखिए, आपने इसको पॉइंट ए बोला था, इसको पॉइंट बी, अब इसको सी बोलना पड़ेगा, यानी आपको BC की लंबाई पता करनी पड़ेगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही है BC। तो BC का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप देखिए साइन थीटा प्रयोग करिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब की लंबाई कितनी है, BC के बराबर, और बटे में कर्ण की लंबाई कितनी है, तो कर्ण है 2L। तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर आप रख देंगे टाउ बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की ये लंबवत दूरी BC का मान 2L साइन थीटा गुणे में F1 या फिर F2, दोनों बलों में से कोई एक बल, तो ये बल कितना है, Q इंटू में E। ठीक है, चलिए अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए तो रिजल्ट थोड़ा सा आपका चेंज होकर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। आप देखिए Q और 2L, ये मिला Q और 2L, और Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, Q इंटू 2L को इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो Q और 2L को मिला के P लिख सकते हैं, और उसके साथ में E बचा है, तो P और इसके साथ में E बचा है, और क्या बचा है, साइन थीटा बचा है। तो टाउ बराबर क्या मिल गया, टाउ इज इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा। और इस फार्मूले को अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, आप जानते हैं ना, A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो P क्रॉस E को PE साइन, मतलब PE साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये वेक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका हो सकता है। तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा बोलिए, चाहे वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बोलिए, जहां पर वेक्टर P क्या है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश है, वेक्टर है, और ये तीव्रता का सदिश है। ठीक है, एक और चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे, टाउ की अगर दिशा आपसे पूछी जाए, टाउ की दिशा आप कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो परिणामी वेक्टर है उसकी दिशा निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और ये रूल सिंपल सा है, यही कहता है कि अगर आपको इस टाउ का डायरेक्शन चाहिए तो आप इस अपने राइट हैंड को कैसे रखिए, राइट हैंड को ऐसे रखिए कि ये पॉइंट किधर पॉइंट आउट करे, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में, और ऐसा रखना है कि ये दूसरे डायरेक्शन, दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में मुड़ जाए। ठीक है, ऐसा रखना है कि ये दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मुड़ सके। तो अगर ये ऐसे मुड़ सकता है तो ये जो डायरेक्शन होगा अंगूठे का, वही टाउ का डायरेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि बताइए टाउ का डायरेक्शन कैसा होगा, तो क्या करना है, अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखना है कि ये पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रहे और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में मुड़ सके। और अगर ऐसा आपने किया तो अंगूठे का डायरेक्शन टाउ का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए P, तो वेक्टर P ये ही है, ये वेक्टर P है, और वेक्टर E किधर है, वेक्टर E इधर है। तो आपको अपने दाहिने हाथ को पहले ऐसे रखना पड़ेगा, देखिए हम ऐसे रख सकते हैं, ये P की दिशा होगी, और इसको मुड़ाना किधर है, E की दिशा में, दूसरे वाले वेक्टर की दिशा में। तो दूसरा वाला वेक्टर उधर है क्षैतिज दिशा में, तो इसको अगर हमने ऐसे रखा है तो ये ऐसे नीचे मुड़ सकता है ना। ये देखिए वेक्टर P से ऐसे, वेक्टर P से वेक्टर E की दिशा में चला गया। तो वेक्टर P से जो वेक्टर E की दिशा में जा रहा है तो हमारा अंगूठा कहाँ है, हमारा अंगूठा अंदर की तरफ है। इसका मतलब कि वेक्टर टाउ का जो डायरेक्शन है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर या लंबवत अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, है ना। मान लीजिए कि वेक्टर P अगर इधर है आपका, ये वेक्टर P है और वेक्टर E इधर की बजाय इधर हो जाए उल्टा, तो क्या करेंगे, आप हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा, ये वेक्टर P की दिशा
और इसको मुड़ाना है किधर, वेक्टर ई की दिशा में। वेक्टर ई इधर है तो ऐसे मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ेगा, इसका मतलब कि ये अंगूठा बाहर की ओर, तो ऐसे में टाउ की दिशा बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो टाउ की दिशा को आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल से, है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणन होता है, उसके नियम से आप इसकी दिशा पता कर सकते हैं। ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इसका स्केलर फॉर्म। डेरिवेशन बहुत ही आसान है, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा आपको। क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इसका मतलब आपको बल चाहिए और उनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो आपने मान लिया कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पर +q आवेश है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, इस तरह के एक समान वैद्युत क्षेत्र E में ये वैद्युत द्विध्रुव को हमने रख दिया। अब ये +q आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से तीव्रता की ही दिशा में एक बल लगेगा और -q आवेश पर भी इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगेगा, लेकिन क्षेत्र की बिल्कुल विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो तीव्रता के विपरीत लगता है, धन आवेश पर जो बल लगता है वो तीव्रता की दिशा में लगता है। ये तीव्रता की दिशा का जो नियम था उसी के आधार पर हमने ये बताया आपको। ठीक, तो अब हमने निकाल लिया कि इस वाले आवेश पर कितना बल लगेगा और इस वाले आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बल का फार्मूला होता है, वैद्युत बल का फार्मूला है आवेश गुणे में तीव्रता। तो आवेश दोनों जगह पर q था, बस वो प्लस में था और ये माइनस में था, तो परिमाण तो दोनों का q था, तो हमने लिखा आवेश q और तीव्रता। तो ये हुआ F1 उसके ऊपर लगने वाला बल और ये हुआ F2 इसके ऊपर लगने वाला बल। और ये जो दोनों बल हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में होंगे, एक तीव्रता की दिशा में और दूसरा तीव्रता की विपरीत दिशा में। तो जब भी किसी पिंड पर दो बल लगे और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं बिल्कुल अलग अलग हों, तो वो दोनों बल मिलकर उस पिंड को घुमाने का जो है प्रभाव क्रिएट करते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ऐसे प्रभाव को हम बल आघूर्ण बोलते हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे, और वो बल युग्म इस पिंड के ऊपर, इस द्विध्रुव के ऊपर, इस निकाय के ऊपर एक बल आघूर्ण आरोपित करेंगे। वही बल आघूर्ण हमको निकालना था। तो बल आघूर्ण बराबर आप लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। कौन सा बल लें, तो दोनों बल बिल्कुल बराबर है, दोनों में से कोई भी एक बल आप ले सकते हैं, चाहे F1 लीजिए चाहे F2, उसका मान QE होगा, और उनके बीच की लंबवत दूरी यानी कि ये हो गया लंबवत दूरी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये जो लंबवत दूरी है BC का मान साइन थीटा यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो BC का मान कितना आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे 2L साइन थीटा। Q और 2L को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं, तो इन दोनों को हम P लिख देंगे, उसके बाद E लिख देंगे और बचा हुआ ये साइन थीटा लिख देंगे। इस प्रकार टाउ बराबर क्या आ जाएगा PE साइन थीटा, जहाँ पर थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा वेक्टर P और वेक्टर E, वेक्टर P और वेक्टर E इन दोनों के बीच का कोण। वेक्टर P का दिशा तो आपको पता ही है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। वेक्टर E की दिशा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो वेक्टर P और वेक्टर E इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर PE साइन थीटा। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से हम आगे की और भी डेरिवेशंस आपको कराते रहेंगे डेरिवेशन सीरीज के इस लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेरिवेशन के साथ। धन्यवाद।